नमस्कार, मैं नव चतुर्वेदी हमारे खास प्रोग्राम ओपन कोर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओपन कोर्ट यह है एक विशेष टॉक एंड डिबेट शो जहां हम खुलकर सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं। देश की राजनीति में यदि कोई पूछे कौन है बिंदास और बेबाक नेता, तो हम सब की नज़र एक ही आदमी पे जाके रुकती है और वो आदमी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक वो आदमी है जो अपने आप में वन मैन आर्मी है। सुब्रमण्यम स्वामी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो ओपन कोर्ट के अंदर। डॉक्टर स्वामी साहब, मेरा आपसे सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बने अमेरिका के प्रेसिडेंट, जबकि सर्वे रिपोर्ट ये कह रही थी कि सारे रिपोर्ट हिलेरी क्लिंटन के फेवर में थे। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्या होगा इंडिया और अमेरिका का नया रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के अंदर? हमारे देश में हमने भी कई लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अकेला था, बट कई लोग हैं जिन्होंने ट्रंप जीतेगा पहले से कह रहे थे। और मैंने प्रधानमंत्री के एक प्रमुख अधिकारी के साथ मेरा बेट भी है कि ट्रंप जीतेगा तो वो मुझे डिनर देगा और हिलरी जीतेगी थी तो मैं दूंगा। और वो सोच रहा था, मुझे चुनाव के रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही कह रहा था कि डिनर के लिए तैयारी करो, कौन सा रेस्टोरेंट ले जाओगे। लेकिन दूसरा दिन उसने फ़ोन करके कहा कि सबको आश्चर्य हुआ। आम तौर पर लोग सोचते थे कि ये जीतेगा। यही लोग ये सोचते थे कि 2014 में कि नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलेगी। कोई कह रहा था 160 मिलेगी, कोई 180 का, मेजॉरिटी बहुत कम लोगों ने कहा। उस समय भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके उस समय के अखबार देखेंगे तो मैंने कहा हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी, जो 33 साल के लिए किसी को नहीं मिली। और उसके पीछे जो आर्गुमेंट है वही मैंने ट्रंप पर भी लगाई कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बोलने में सब लगता है एक गंवार है या सड़क का आदमी है, ऐसी बातें बोलती, परंतु उसकी जो पुरानी इंटरव्यूज मैंने देखी, और उसको बहुत सालों से मैं जानता हूँ कौन है, मैं अमेरिका में भी बहुत रहा हूँ, और वो बड़ा पॉलिश्ड आदमी था और सडनली इस प्रकार से बोल रहा है। तो इसके पीछे है कि वो वहाँ भी 80%, जैसे यहाँ हिंदू 80% है, वहाँ अमेरिका में भी 80% है। और उसमें जो कर्मचारी है, जो काम करते हैं, जो कोई सोल्ड वेल्डर है, कोई ड्राइवर है, इस प्रकार के, ये लोग कभी वोट डालने के लिए नहीं जाते थे, परंतु वो चिढ़ते थे कि मैक्सिकन आ रहा है, मेरा ले जा रहा है, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार जाकर इराक में मर रहे हैं, किसी को एहसान कोई मानता नहीं है हमें। एक घृणा थी उस लेवल पर। और वो भाषा ऐसे ही बोलते हैं वहाँ, ट्रक ड्राइवर की भाषा एक प्रकार से होती है। तो उस भाषा में उन्होंने बोलकर उनकी दिल जीतने लगे। उस समय कोई उनके पास नहीं जाता था। तो सर्वे में तो हिलरी बहुत आगे, कभी 12%, कभी 15%, और सदा के लिए आगे रही। तो इनका कभी पोलिंग नहीं सर्वे नहीं होता था। वो सब पढ़े लिखे लोग जो हैं, कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं, उनका वोटिंग होती थी। तो ये सारा मिस हो गया। और मैं गया था 2 बार इस पिछले 1 साल में अमेरिका, और जब मैं मिला वहाँ हमारे भारतीय लोगों ने मुझे बताया, तो उसने कहा कि मुझे ये सफ़ेद चमड़े सब कहते हैं कि आने दो, बोल कुछ भी, हम कभी वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, पर इस बार जाएंगे क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये इनको सबको जूता मार के निकालेगा, और इसीलिए हमें हम उसको वोट देंगे, इस बार देंगे, डोंट वरी, पोल वोल मत देखिए, वही जीतने वाला। इसको मुझे लगातार जब पता लगने लगी, तो इसीलिए मैंने भविष्यवाणी की थी। उनके प्रतिनिधि बन के आया है, और सडनली एक दिन डोनाल्ड ट्रंप खुद आ गए। हमारी रिपब्लिकन हिंदू सोसाइटी कुछ बनी है, उसमें हमें भी निमंत्रण आया, मैं नहीं गया। मैंने कहा ये हम कैसे जाएंगे, हम तो इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वहाँ जाएंगे तो बड़ी आलोचना हो जाएगी। उसमें आए और उनके बेटा मंदिर में जाकर पूजा की, तो हमारे लोग सब बह गए, और हमारे लोग
2-2.5% वोट है और मार्जिन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उसका। तो उन्होंने वोट दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है पहले दिन से कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। अब वो क्या करेगा, वो बिजनेसमैन है और अमेरिका वैसे भी बिजनेस माइंडेड देश है, उसमें कोई भावना के लिए बहुत कम जगह होती है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम सोचते हैं, हम लोग बह जाते हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो लो बस हो गई, सब हो गया। तो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो है कि दुनिया में एक त्रिकोण है, चाइना, अमेरिका, इंडिया, और हम तीनों में आपस में संबंध होनी चाहिए। दोस्ती इस प्रकार से होनी चाहिए कि लेन देन के आधार पर। इसी सवाल के ऊपर डॉक्टर स्वामी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया और यूएस का क्या रिलेशन रहेगा। हमारे साथ अन्य अतिथि में मौजूद हैं मौलाना सैयद अतहर हुसैन देलवी साहब। ट्रंप के जीत पे मुझको बहुत खुशी है, वो जीत गए हैं। हेल्दी के हारने पे मुझको कोई गम भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीयता ने भी अपना सर ऊंचा करा है। वो आप पूछेंगे कैसे? ये भारतीयता का असर है, हिंदू मुसलमानों का नहीं। नायला साहब, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और कोट कीजिए बलूचिस्तान में। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीयता का असर था कि रजिया सुल्ताना, चांद बेबी, महारानी झांसी, खुद इंदिरा गांधी, खालिदा जिया, हसीना वाजिद, बेनजीर भुट्टो, और श्रीलंका में तो माँ बेटियां दोनों, एक प्रेसिडेंट थी और दूसरी जो है वो प्रधानमंत्री थी। ये सिर्फ भारतीय सभ्यता और भारतीयता का है कि उदारता है कि हम औरतों को, और आज भी भारत में 4 हमारे मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी अभी बहुत छोटी सोच में है, जेंडर की बात करते हैं, लेकिन कभी भारत के बराबर नहीं पहुंच सकते। जय हिंद, बहुत बहुत। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरा आपके लिए पहला सवाल है, क्या हमारे देश में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ा जाता है? क्या जरूरी है कि हम चुनाव के वक्त जाति और धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुजरात 2002, मुजफ्फरनगर, कैराना, इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग राजनीति करें, इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव की बात करें? क्या हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते? सिर्फ विकास पर कोई वोट नहीं देता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा विकास 5 साल के काल में किसी ने की तो नरसिम्हा राव ने की। हाँ, और उस समय जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 1.5% था। औसत में 40-45 साल से 3.5% पे होती थी, जिसको मजाक में लोग कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आस्ते आस्ते हिंदू जाता है तो ये इकोनॉमी भी आस्ते जा रही है, लेकिन उन्होंने उस 1.5% से उसको 9% तक ले गए 5 साल के अंदर, लेकिन बुरी तरह हारे चुनाव। और राजीव गांधी ने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत शानदार की थी, 12-14% उसने की। उस करने के लिए उसने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि पावर में आते ही उन्होंने कहा कि विदेश से जो भी मशीनरी, नई मशीनरी खरीदनी है खरीद सकते हैं, जो पहले प्रतिबंधित थी। और ये नहीं कहा कि तुम्हें दीर्घकालीन की कर्जा लेकर करनी चाहिए। तो लोगों ने अल्पकाल की जो कर्जा है, जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो लेकर मशीन सब खरीदे, और ये 5 साल के अंदर इसको वापस करने के समय आ गया। दीर्घकालीन मानी 20 साल 25 साल के लिए मिलती है। तो उस कारण से एक बड़ी क्राइसिस आ गई इकोनॉमी में, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जिसको मेरे सिर पर चंद्रशेखर ने डाल दी कि इसको तुम निपटो। हम कर पाए, सौभाग्य से कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमें फायदा मिली, उससे कारण जो पर्याप्त मात्रा में जो विदेश से पैसा मिलनी थी मिल गई IMF से, तो समस्या से बच गए। परंतु 14% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट राजीव गांधी ने की थी, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, परंतु वो भी हार गए। मोरारजी देसाई ने जिस प्रकार से दामों को कम कर दी कि लोगों ने राशन कार्ड फेंक दी, और उस समय राशन कार्ड बहुत बड़ी चीज होती थी, आजकल उसकी कीमत लोग जानते नहीं है।
और उसमें भी मोरारजी देसाई भी हार गए। तो इसीलिए क्या आप जिताने वाली बात कौन सी है? हाँ, विकास एक अनिवार्य चीज है, उसके बिना कभी जीत नहीं सकते। आप देश को डुबा दोगे तो हार जाओगे, लेकिन उस देश को चमका दोगे, जैसे वाजपेयी ने कहा, वाजपेयी भी हार गए। इंडिया शाइनिंग, दुनिया भर में जय जयकार हो रही थी। हाँ, और हारे सिर्फ नारे नहीं, बुरी तरह हार गए। हमारी स्ट्रेंथ तो लगभग आधा हो गई थी। तो अनिवार्य है, परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त के लिए कहीं भावना को जगाना होता है। और 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण एक हिंदुत्व की लहर चली, जो ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, परंतु उस कारण से जो पहले हमारी देश की बीमारी थी कि हिंदू जातों में बंट गए वोट देता था अलग अलग पार्टियों का, वो एक हद तक वो एक हो गया और हिंदुत्व पर वोट दिया। इसीलिए बीजेपी की जो मूल वोट थी 21% से 31% हो गई, और हमारे सहयोगियों के साथ जोड़कर हमारी 40% वोट हो गई और हमें बहुमत मिली। डॉक्टर स्वामी, आपने इस सवाल का बहुत ही बखूबी जवाब दिया। आज हमें इससे पता चलता है कि हमारे देश में चुनावी राजनीति का विकास एक बहुत ही हिस्सा है, लेकिन खाली विकास के दम पर हम हमारे इस देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते, और भी कई सारे मुद्दे हैं। अब मैं बात करता हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की। वो मुद्दा है जिसे बोला जाता है धारा 370। धारा 370 का नाम आते ही हमारे जहन में सीधे सीधे कश्मीर का नाम आता है, और बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा रहा हुआ है। धारा 370 को हटाने में क्या कानूनी अड़चन है? क्या ये सिर्फ इसके ऊपर राजनीति खेली जाती है, या इसके पीछे कोई बहुत ही गंभीर कानूनी अड़चन है कि हम धारा 370 को नहीं हटा सकते? मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ के जरिए हमारे दर्शकों तक एक बात पहुँचाएं कि 370 कैसे हटाई जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर पढ़िए, 370 जहाँ आती है वहाँ पहले हेडलाइन है, इसमें टेम्पररी नेचर ऑफ द आर्टिकल विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, वो हेडलाइन है। बाकी किसी में टेम्पररी परमानेंट नहीं लिखा है। दूसरी बात जो उसमें है कि यद्यपि राष्ट्रपति एक विज्ञप्ति जारी करे कभी भी कि 370 धारा रद्द हो गई है, वो फाइनल है, इसमें पार्लियामेंट का वोट नहीं है। बाकी जो धाराएं हैं उसके लिए आर्टिकल 368 है कि 2/3 बहुमत से दोनों सदनों को पारित करना होगा, और किस धारा के आप संशोधन कर रहे हैं उस धारा के लिए ये 370 छोड़कर उस धारा के लिए प्रांतीय विधानसभाओं को भी करना है कि नहीं। जैसे जीएसटी के लिए हमें 2/3 असेंबलीज मेजॉरिटी से पास करनी थी, उसका एक प्रावधान है, परंतु वो क्योंकि हम स्टेट से अपनी अधिकार को छीन रहे हैं तो इसके लिए वो भी आवश्यक है। और इसमें तो स्टेट से कुछ नहीं छीन रहे हम, ये तो पार्लियामेंट ने दिया हुआ एक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि 370 धारा रहेगी जिसमें लोग वहां जाकर बस नहीं सकते, ये सारी चीजें। और उसको रद्द करने के लिए सिर्फ ये, और उसमें एक शर्त जोड़ी है कि राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी करने के पहले जम्मू कश्मीर में जो स्थापित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान बनाने के लिए एक सभा बनी है, उससे सलाह करनी चाहिए। अब 1952 में 53 में एक ऐसी सभा बनी थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसने जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने के लिए उनको अधिकार दिया गया था। और वो फिर 55 में उसने अपनी काम खत्म करके संविधान तैयार करके दे दी, और वो फिर
डिसॉल्व हो गई। तो फिर किससे पूछें जब वो है ही नहीं? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया उसको देखना है, उसमें 370 के बारे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। पहली लाइन जो लिखी है वो कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट और अतुट अंग है, ये पहला लाइन है। तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुछ पूछना है तो गवर्नर से पूछ लो, वो तो अपना आदमी है। हाँ, बट वो पूछने की जरूरत नहीं है। और मेरा स्टैंड शुरू से ये है कि जो कहते हैं पार्लियामेंट से पूछना है, वहां की असेंबली से पूछना, सब बकवास है। ये थोड़ी दिन के लिए था। अब ये आया कैसा? हम जवाहरलाल नेहरू ने इसको यूनाइटेड नेशंस को प्रस्ताव भेजा कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और इस पर बहस होनी चाहिए। तो हमें यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान सारे अपनी फौज को वापस ले लेना चाहिए, हिंदुस्तान एक हद तक वापस ले लेना चाहिए, और ये दोनों होने के बाद चुनाव कराएगी यूनाइटेड नेशंस, जिसको प्लेबिसाइट कहते हैं। पहला जो वापस लेने की बात है वो पाकिस्तान ने कभी किया नहीं। अब इतने साल हो गए है, उसका उस प्रस्ताव का तो अर्थ ही नहीं है। 70 साल से ज्यादा, 70 साल लगभग हो गई है। तो इसीलिए हमारी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। यूएन का हम कुछ नहीं मानते। मैं तो एक और कारण देता हूं, जो मैं मंत्री था तब मैंने पता किया, जवाहरलाल नेहरू ने इसको कैबिनेट में कभी नहीं रखा। यूनाइटेड नेशंस जाने के लिए इसने कैबिनेट में कभी नहीं रखा। किसी को पूछा नहीं। एक व्यक्ति को पूछा जो सरकार में नहीं थी, एडविना माउंटबेटन, उसको पूछा। अब उसका क्या महत्व है मैं नहीं जानता, बट हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है इससे। हमारी बंधन नहीं है इस पर। तो हम यूनाइटेड नेशंस को कह सकते हैं तुम जाओ, हम वापस कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं जो भी, या उसको जीरो मानो, रद्द हो गई है, अवैध है, ऐसा करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान में जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करने के लिए फैसला किया। बड़ा विरोध हुआ। कई लोगों ने, राजाओं ने कहा कि हमें नहीं दिया, इनको इस कश्मीर राजा को क्यों दे रहे हो, हमें भी 370 दे। तो पास ही नहीं होगा ऐसा लग रहा था। तब जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि कृपया तुम मुझे मदद कर दो, मुझे जरूरी लंदन जाना है। वो लंदन चले गए। अब प्रस्ताव रखने वाला था अंबेडकर। अंबेडकर से पटेल ने कहा कि भाई थोड़ी दिन के लिए है, इसको पास करा दो। तो अंबेडकर ने कहा मैं गद्दार हूं, ऐसी चीजों को पास करने के लिए मैं नहीं छूंगा इसको। फिर पटेल ढूंढते ढूंढते गोपाल स्वामी आयंगार उनको मिले, जो पहले वहां दीवान थे कश्मीर में, और उसने बोला ये कि ये थोड़ी दिन के लिए है, यूनाइटेड नेशंस की ये मामला खत्म होने तक, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। उस पर ये बनी है। तो मैं कहता हूं कि हमारी सरकार जिस दिन तय करे, कैबिनेट में एक प्रस्ताव तैयार करे, उसका अनुमोदन करें, फिर राष्ट्रपति को भेजें और कहें कि इसका ऐलान करो, और वो ऐलान कर देंगे और ये रद्द हो जाएगी। ओपन कोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी की सुपरफास्ट स्क्रीनिंग देखिए, क्या कहा अन्य अतिथियों ने। बलूचिस्तान के अंदर से भी जो हमारा लश्कर है, हमारे लोग हैं, हमारे बलूच हैं, वहाँ से भी, और हमें दुश्मन की तरफ से भी ये ताने भी मिलते हैं, यानी सवाल भी हैं, तशवीश भी है, ताने भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को एक कार्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसको पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए अगर हमें यूज़ किया जा रहा है तो हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन ये सस्टेनेबल पॉलिसी है क्या? हम वाकई इंडिया और बलोच दो मुल्क जो इंडियन ओशन को शेयर करते हैं कई हज़ार किलोमीटर दोनों, तो क्या हम जैसे दुनिया में ब्लॉक बनते हैं और बन रहे हैं, चाइना भी बना रहा है, दूसरे भी, तो क्या हम इंडियन ओशन के जो ब्लॉक हैं उसके तौर पे, यानी बलोच जो फ्री बलूचिस्तान है और जो इंडिया है, फ्यूचर में क्या हम लोग इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे
जो गवर्नमेंट ने की है वो एक फिक्र के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ आई है। तो उसमें मैं ये करना चाह रही हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने बनाया, इस बात की बलूचिस्तान को अलग करना हमारी शक्ति के आधार पर हमारी अनुमान है, हो सकता है कि ये परिस्थिति बदल जाए कि अपने अकेला शक्ति के आधार पर हम आज इसको मुश्किल समझते हैं या असंभव समझते हैं। हमारी सहानुभूति तो बलूची से तो संपूर्ण है। पहले तो ये कभी विलय नहीं होने चाहते थे, इनको जबरदस्ती विलय कराया था और हमारी रिश्ता भी है। मानव के विकास में भाषा और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोग 16 देशों में 20 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सिंधी और नेपाली भारतीय मूल की न होते हुए भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है, भोजपुरी नहीं। मान्यता न होने से भाषा के विकास में 23 चीजें हैं जिनसे इस भाषा भाषी वंचित हैं। नंबर 1, सिर्फ भोजपुरी फिल्में नेशनल फिल्म अवार्ड में नहीं जा सकती। भोजपुरी के सांसद संसद में शपथ भोजपुरी में नहीं ले सकते। पिछली लोकसभा में लगभग 1/3 सांसदों ने अपनी मातृभाषा में शपथ लिया। तो 8वीं अनुसूची में न होने से आप बहुत बड़े गौरव से वंचित हैं। ये जो ऐप है आजनॉक, आप इस ऐप के इस्तेमाल से किसी को भी किसी भी नंबर पे कॉल करो। ओनली यू शुड हैव दिस ऐप इन योर मोबाइल फोन एंड यू कैन कॉल टू एनी नंबर एनीवेयर इन वर्ल्ड। सो वी वांट टू मेक कॉल्स फ्री इन एंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। हमारे साथ दूसरे अतिथि हमारे मौजूद हैं, रंजन मुखर्जी, एडीजी दूरदर्शन। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, ऐसे चीजों के ऊपर चर्चा होना और एक इंटरेस्टिंग वे में इसको पेश करना, लेकिन हमेशा उसको स्टूडियो बेस्ड ना करें। मेरा सजेशन है कि डॉक्टर स्वामी का जो पोर्शन है, जो इस चीजों पे उन्होंने कहा, इसको काइंडली लीजिए एंड इट विल बी अ वेरी हिट प्रोग्राम। इनके ये जो बहुत 2 अच्छे मुद्दे पे उन्होंने, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, शायद हिंदुस्तान में ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बहुत कम है। और ऐसा है कि ऑफ ट्रैक प्रोग्राम्स जगह पे ओपन, तो ओपन कोर्ट मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा फोरम, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। देश में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और थोड़ा सा दम चाहिए, और वो दम के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप देख रहे थे ओपन कोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, और आगे भी ओपन कोर्ट की अगली कड़ी में हमारे साथ आप सब जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।